हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। In all of the experience, today I'm going to discuss about 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, यानी 1951 का जो रिफ्यूजी हमारा कन्वेंशन, वह 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या है, इस सारे चीजों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन में हमारा इंडिया है या नहीं, यदि हम वर्ल्ड के आधार पर देखें तो 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन आया था, इसमें किस तरह की लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज किए गए हैं, ये सारे गतिविधियों को हम आज स्टडी करने वाले हैं। जो आपके अनेक प्रकार के सिविल सर्विस एग्जाम, चाहे वो आपका पीटी हो, प्रिलिमिनरी हो, चाहे आपका मेंस एग्जाम, ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंड ए लॉट ऑफ articles, treaty, summit, which all amended their comments. Actually, we all discussed here concerning the legal formation, which the steps must be taken by national or international boards, national international governance. All about it actually we will discuss during this session. तो मुझे लगता है कि आज का एपिसोड जो होगा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन है क्या? इसमें देखा जाए तो 1951 का जो रिफ्यूजी हमारा कन्वेंशन है, इसे हम कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक ट्रीटी है, यानी एक संधि है जो डिफाइन करता है कि जो भी रिफ्यूजीज हैं, दे कैन इस्टेब्लिश राइट्स ऑफ सच पर्संस, यानी उनकी जो अधिकार होगा उस अधिकार को हम प्रतिस्थापित करेंगे, स्थापित करेंगे। साथ ही साथ उनका हम एसिलम का मतलब होता है द प्लेस वेयर दे कैन स्टे इन या दे कैन लिव इन, यानी उन्हें हम एसिलम यानी वास स्थान, हैबिटेट कह सकते हैं। तो हम उनको वास स्थान, हैबिटेट, एकोमोडेशन हम उनको मुहैया कराएंगे। तो यह हमारा रिफ्यूजी 1951 का कन्वेंशन के अंतर्गत ये सारे गतिविधियों, ये सारे चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया जा चुका है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन है, यह रिफ्यूजी कन्वेंशन का क्या फीचर है, व्हाट इज द कैरेक्टराइजेशंस whenever we are talking about the 1951 refugee convention. So what are the features due to that actually it has been assimilated and finally accepted by the world government? Now we have to discuss here. इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहली फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो कन्वेंशन जो 1951 का है, यह एक हमारा स्टेटस है, इसलिए रिफ्यूजी के लिए। विजिटो के रिफ्यूजी कहते हैं किसे, जब उनके पास अनेकों अनेक प्रकार की चुनौतियां होती, चाहे उनकी सामाजिक चुनौती हो, चाहे उनकी कल्चरल चुनौती हो, चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंशियली हो, और जब इन डेप्थ या यू कैन से कंपेल्ड टू लिव द प्लेसेस वेयर दे आर स्टेइंग, जहां पर वो रह रहे हैं उस जगह को वो छोड़ने के मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां हो सकती है, तो वैसे लोगों को रेफ्यूजी कहा। जैसा कि हमने पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि म्यांमार से रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं वो रेफ्यूजीज हो गए, वो बांग्लादेश में आकर के वो स्थान लिए। फिर हमने देखा कि भारत में भी वो एंट्री लिए। भारत ने उनको कहा, या अभी हम असम की बात करते हैं, एनआरसी की बात करते हैं, तो ये सारे जो हम एनआरसी सारे की बात करें, तो जैसे बांग्ला भारत में जैसे एंट्री ले, तो भारत सरकार ने उनको डायरेक्ट कर दिया कि नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप इंडिया में नहीं रह सकते। तो नाउ ये हमारे टॉपिक जो हमारे सामने है कि जो कन्वेंशन से क्या इंडिया इसको एकोमोडेट करता है, क्या इंडिया इसको कैरी करने के लिए अकाउंटेबिलिटी उनके पास है या नहीं, ये सारी गतिविधि को हम देखते हैं। तो ये जो कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन एक स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी से रिलेट करता है, जो जेनेवा कन्वेंशन 28 जुलाई 1951 का हुआ था, उसका ही एक कह सकते स्टेटस या कह सकते क्वाइनेज फॉर्मेशन होती है। इस फॉर्म में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र होते हैं, और खास तौर पे ये जो हमारा कन्वेंशन है रिफ्यूजी का, इसमें हम मुख्य रूप से जो डिस्कशन करते हैं वो हम करते हैं कि जो हमारा लीगल का मतलब हम कह सकते हैं कानूनन। तो जो हमारे कानूनी ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो हमारी जिम्मेवारियां होती हैं अनेक कंट्रियों को लेकर के, जो हम एक एसिलम, जो रिफ्यूजीज लोग होते हैं उनके लिए जो हम एसिलम प्रोवाइड करते हैं, रहने का वास स्थान जो प्रोवाइड करते हैं, ये सारे के लिए हमारे पास क्या जिम्मेवारी होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए क्या जिम्मेवारी दी गई है, ये सारी गतिविधि को हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कन्वेंशन ये भी डिफाइन करता है कि हु इज या हु आर एलिजिबल एंड हु आर नॉट एलिजिबल,
यानी रेफ्यूजी के जो पैरामीटर्स है, शरणार्थी का जो पैरामीटर्स है, तो शरणार्थी कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, कौन रेफ्यूजी हो सकते, कौन रेफ्यूजी नहीं हो सकते, ये सारे चीजों को प्रोवाइड करते हैं। इन दैट सेंस यू कैन आल्सो स्टडी दैट एसिलम टू whom it can be provided or not, यानी हम किसे एसिलम दे सकते हैं और एसिलम नहीं दे सकते, या एसिलम का जो स्टेटस होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, एलिजिबल नहीं हो सकता है, और एसिलम हम किस परिस्थिति में देंगे, चाहे वो क्रिमिनलाइजेशन का पार्ट हो, चाहे वो वार का पार्ट हो, किसी प्रकार का बैटल हो सकता है, या उन्हें निर्वासित होने के लिए जब उनको हम कह सकते हैं कि जब वो बहुत ज्यादा कंपेल हो जाते हैं, तो परिस्थितियां बन जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें हम दे सकते हैं। तो बात होती है कि वह एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी गतिविधि को हमें स्टडी करना पड़ता है। तो ये जो कन्वेंशन है, यह हमारा एक सेंट्रल गाइडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो जो अंतरराष्ट्रीय जो शरणार्थी होते हैं, जो इंटरनेशनल जो रेफ्यूजी होते हैं, उनको हम प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो कन्वेंशन लाई गई थी, इस कन्वेंशन के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो रेफ्यूजीज हुए, तो रेफ्यूजी कोई भी हो सकते हैं, इसके लिए आपका जो पैरामीटर्स है किसी भी प्रकार के, जैसे अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में जो अफगानिस्तान में भी चल रहा है, अभी जो तालिबानी अफगानिस्तान के लगभग 90% क्षेत्रों पर तालिबानी ने वहां पर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं। तब एक क्वेश्चन विश्व के हर इंसान के साथ हो सकता है, कहीं भी इस तरह की चुनौतियां हो सकती है, चाहे पॉलिटिकल हो, जियोग्राफिकल हो, या क्रिमिनलाइजेशन का पार्ट हो, वार का पार्ट हो, बैटल का पार्ट हो, या ऑल प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसके कारण दे आर कंपेल्ड टू लीव देयर टाउन या देयर प्लेसेस। ओके, तो ऐसे परिस्थितियों में अनेक प्रकार की चीजें हो, तो इसको लेकर के अंततः 1951 में इस तरह के कन्वेंशन को इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इस कन्वेंशन में हम मुख्य रूप से डिफाइन करते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अनेबल होगा या अनविलिंग होगा तो अपने कंट्री की ओर फिर घूम जाए। जैसा कि हम बताऊं कि जब बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स आए, तो अंततः देखा कि बांग्लादेश की सरकार ने उनके कहा कि आप अपने देश में जाइए, ठीक है, नहीं गए तो उनके लिए अलग से एक स्थान आवंटित की कि आप उस स्थान पे आप रहे हो, जो कि आपने सुना होगा कि वो चारों तरफ से जो क्षेत्र है, वो चारों तरफ समुद्र का इलाका है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि वहां पर अनेकों अनेक प्रकार की चुनौतियां, खास तौर पर यदि हम रेनी सीजन की बात करें, तो स्थान जो है बहुत ज्यादा एपिडेमिक हो जाती है, साथ ही साथ फेटल हो जाता है, और वैसे परिस्थिति में अपने आप को कह सकते हैं वहां से कनेक्ट करना, या अपने आप को कह सकते हैं स्टेबल करना, दिस विल वेरी व्हाट वी कैन से fatal for all of the people of what they want to aspect and to stay their places. Actually, that will be not necessary to identify the challenges of it. Okay. तो ऐसे परिस्थितियों में समस्याएं हो जाती है। आई विल फाउंड इन फियर, तो आपको डर की भावना के कारण भी आप कोई जगह को छोड़ सकते हैं, तो आपको एक प्रोसिक्यूट करने के लिए, यानी आपकी सुरक्षा होने के लिए कुछ आपके पास रीजन होनी चाहिए। जैसे रेस की बात करें, रिलीजन, नेशनलिटी, मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियंस आपके पास होनी चाहिए, जिसके कारण आप इस जगह को आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ और यदि हम फीचर की बात करते हैं, फीचर में बहुत सारे चीजें, जैसा कि देख सकते हैं कि जो कन्वेंशन है, ये हमें दोनों, चाहे हमारा राइट्स हो चाहे वो हमारा स्टेटस हो, ये दोनों को हमें नेसेसरली प्रोटेक्ट करता है या प्रोवाइड करता है। और लेकिन इसका पार्ट होती है कि यह हमारा एक इंस्ट्रूमेंट का बेस्ड होता है, साथ ही साथ कह सकते हैं अंडरपाइंड बाय नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, बहुत सारे हमारे पास मौलिक सिद्धांत होते हैं, उस मौलिक सिद्धांत के आधार पर हमें इस तरह की चीजों को प्रोवाइड करती है। और ज्यादातर नोटेबली होता है कुछ, जैसे आप कह सकते हैं कुछ नॉन डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का आप तुलना नहीं कर पाते, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा सकते, नॉन नॉन पेनलाइजेशन कर सकते हैं, नॉन रिमूवमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह की चुनौतियां आती है। ऐसे फॉर्म में जो हमारा नॉन रिफॉल्वमेंट होते हैं, ये नॉन रिफॉल्वमेंट होते क्या, तो यह हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, जिसमें हम इंटरनेशनल जो कानून होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो लॉ होते हैं, उसको हम इसमें ऐड करते हैं। साथ ही साथ हमें फॉरवर्ड्स करता है किसी भी राष्ट्र को, किसी भी कंट्री को रिसीव एसिलम सीकर्स की, कोई भी एसिलम को यदि सीख कर रहा है यानी खोज कर रहा है, तो वो कैसे वो रिसीव कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको फॉरवर्ड भी करता है, उसको बचाता है फ्रॉम द रिटर्निंग देम टू अ कंट्री इन विच दे वुड बी लाइकली टू डेंजर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिससे कि वो इस तरह के सुरक्षा जगहों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम रेस की बात करें, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें, तो आर्टिकल हमारा 15 का 1 में भी ये बात करता है कि देयर मस्ट नोट अ डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी भी प्रकार का भारत के किसी भी नागरिक से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, मेंबरशिप एंड द बर्थ प्लेस, हम बर्थ प्लेस के आधार पर भी उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जो ओपिनियन इंटरनेशनल लेवल का, ये चीजों को कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया जा चुका है।
इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारा कन्वेंशन आया है, इस कन्वेंशन में मुख्य रूप से बताया गया कि जो हमारे रिफ्यूजीज होंगे वो प्रोटेक्ट क्यों नहीं किए जाएंगे। समस्या ये होती है क्यों नहीं प्रोटेक्ट उनको किया जा सकता है किसी भी कंट्री के द्वारा, इलीगल रूप में क्यों नहीं करेंगे। ये समस्या एक बहुत बड़ा चुनौती बनकर तैयार होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है वो हमें ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड जो रिफ्यूजीज का होगा वो ट्रीटमेंट को हम उनको उपलब्ध कराएंगे, यानी उनको इस तरह का फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे जिससे कि हम कह सकते हैं कि इन दैट रेस्पेक्ट वो अपने अधिकार को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, फ्रीडम फॉर्म में कर सकते हैं, वो उसका यूटिलाइज कर सके या उसका एंजॉय कर सकते हैं। ऑन दैट बेस भी कुछ होते हैं, जैसे हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की हम बात करेंगे, एजुकेशन की बात करें, हम ट्रैवल की बात करें, यात्रा की बात, ये सारे जो गतिविधि होगा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि यदि हम इफ आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, यदि हम भारत की बात करें तो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो 1951 में जो रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था, जो शरणार्थी के लोग थे, जो कह सकते हैं ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, उसपे खुशी की बात है कि भारत इस पे सिग्नेचर नहीं किया है, यानी भारत एक सिग्नेटरी कंट्री के रूप में नहीं है, यानी भारत पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आप शरणार्थी को ले सकते। मैं आपको यदि एग्जाम्पल दूं तो 1971 में जब इंडो पाक जब युद्ध हुआ था तो बांग्लादेशी जो नागरिक थे वो भारत मतलब बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आ गए। अभी वर्तमान के जो गया है, तो गया में जो आप सुने होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनी थी, अभी जो जिस स्थान पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया का बना हुआ है उस पर आप देख सकते हैं कि इतिहास को देखा जाए तो इतिहास में कहीं कहीं नजर आती है तो उस पे शरणार्थी जो बांग्लादेशी शरणार्थी थे उनको वहां पर स्टेबल कराया गया था, उनको एक एकोमोडेशन दिया गया था। इज ओके। तो इस तरह के कुछ पार्ट है, लेकिन 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है इस पे भारत किसी प्रकार का सिग्नेचर नहीं किया है, ये चीज जानना जरूरी होता है। अब हम देख सकते हैं कि 1967 का जो हमारा प्रोटोकॉल था, ये 1967 का हमारा प्रोटोकॉल क्या है, इसमें भारत को क्या क्या चाहिए, भारत ने इसमें क्या किया है या नहीं किया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हुई है, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल 1967 का आया, तो इसमें देख सकते हैं यह प्रोटोकॉल जो है रिलेट करता है कि जो भी रिफ्यूजीज है उनका स्टेटस क्या होना चाहिए। इसी टोके यानी उनका कह सकते हैं स्टेटस का मतलब उनका एक पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन पे हम बात कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं, इसी को हम दूसरे फॉर्म करते हैं कि यह हमारा यानी स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी व्हिच हैज बीन कंसीव्ड या टू बी आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 1967 प्रोटोकॉल, यानी 1967 का प्रोटोकॉल के रूप में इसको जाना जाता है। और यह एक हमारा मेजर कर सकते हैं, बहुत बड़ी कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। और खास तौर पर जो डॉक्यूमेंट तैयार की गई है ये रिफ्यूजी राइट्स को लेकर के इसको तैयार किया गया है। इस फॉर्म में हम दो चीजों को और स्टडी करेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि जो रेफ्यूजी राइट्स दी गए हैं 1967 का प्रोटोकॉल के अंतर्गत, इसमें क्या हुआ कि जो प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल को एक्सपेंड किया गया। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाया गया है, बढ़ाया गया है, और इसमें डिफाइन किया गया है कि रिफ्यूजी को कन्वेंशन में क्या क्या देना चाहिए, यानी उनके लिए क्या अधिकार होते हैं, उनकी क्या कर सकते हैं अथॉरिटीज होते हैं, राइट्स होते हैं जो उनको प्रिविलेजेस देना होगा। इज इट ओके। सेकेंड फॉर्म की यदि बात करें तो यह जो 1967 का जो प्रोटोकॉल है रिफ्यूजी राइट्स को लेकर के, यह कुछ यूरोपियन जो सेंट्रिसिटी ऑफ कन्वेंशन है उसको रिमूव भी करता है, यानी उसको इससे हटाता भी है। लेकिन बात है कि इसका भी हम यदि 1967 प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका भी इंडिया जो है किसी भी प्रकार का सिग्नेटरी कंट्री नहीं है, यानी भारत इसमें किसी भी प्रकार का साइन नहीं किया है। तो इस फॉर्म को भी हम चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो ये सारे जितने भी हम लोगों ने देखा ये 1967 का जो प्रोटोकॉल थे, इस प्रोटोकॉल के आधार पर देखा। आगे हम लोग फिर किसी टॉपिक के साथ आते हैं, फिर इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज के साथ आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड a great day for you all. Thanks a lot, Jay.